हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ आपको कुछ अमेजिंग से विजुअलाइजेशन के साथ फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि आपको इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिव बना रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछला चैप्टर नंबर 2 एंड कर चुका है। उसके पहले हमने चैप्टर 3 एंड कर दिया था। दोनों की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और साथ ही साथ अब जो चैप्टर नंबर 1 है वह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जिस समय उसे ऐड कर दिया जाएगा मैं खुद आकर के आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर उसे समझा दूंगा, और यदि टाइम बचता है तो बिना ऐड किए भी बता दूंगा। तो दोस्तों, अब कोर्स को थोड़ा स्पीड से थोड़ा जल्दी ख़त्म करने के लिए अब मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लगभग दिसंबर जनवरी तक आपका 11th का सिलेबस ख़त्म करने के लिए देख रहा हूँ। यदि आपका सपोर्ट रहा, आप अगर से सब कुछ माता रानी की कृपा से, बाबा महाकाल की कृपा से अच्छा खासा चलता रहा, तो जनवरी तक आपका मैक्सिमम टाइम नवंबर से जनवरी के बीच में कभी भी ख़त्म हो सकता है आपका सिलेबस। उसके बाद मैं 12th का सिलेबस स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ और साथ ही साथ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ाइए, ताकि यह जो बोर्ड छोटा बोर्ड है इसे बड़ा बोर्ड में बदला जा सके। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले चैप्टर में आपने कुछ चीज़ें, जैसे कि पिछले चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में था, वहाँ पर आपने किस प्रकार जो परमाणु है वहाँ परमाणु किस प्रकार दिखते हैं, कैसा क्या उनका आकार होता है, आकृति होती है, ये सभी चीज़ों की जानकारी आपने प्राप्त की। और उसके बाद जब आप चैप्टर नंबर 3 में आए तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो तत्वों को ऊपर नीचे आए आए बाएँ सभी जिधर भी जाए तो उधर जाने पर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित की आपने। तो दोस्तों, इसी के बाद अब अगली बारी आई कि जब तत्वों में ये गुण आते हैं तो इन गुणों के कारण कुछ ना कुछ तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बंध होता होगा। इन्हीं के ऊपर अगला चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ये बात आती है। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है, कहीं ना कहीं ये केमिकल अट्रैक्शन के ऊपर है। रासायनिक रासायनिक आकर्षण की बात होगी। यहाँ कहीं ना कहीं रासायनिक आकर्षण की बात होगी। और जैसे ही हम रासायनिक आकर्षण की बात करेंगे तो बारी आएगी, जैसे कुछ ना कुछ उनके मध्य बंध बनेंगे, या फिर कुछ ना कोई उनके मध्य बल लगेगा। आकर्षण होगा तो बल लगेगा, और बल लगेगा तो वो दोनों आपस में पास में आएंगे। पास में आएंगे तो जब पास में आएंगे तो उनके मध्य कहीं ना कहीं रसायन की भाषा में कहेंगे हम कि बंध बनेगा, उनके मध्य कोई बंध बनेगा, और बंध को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। इसी के कारण इस चैप्टर का नाम पड़ गया बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। तो हम कहीं यहाँ पर बातें करेंगे रासायनिक बंध किस प्रकार बनते हैं, कौन कौन से बंध होते हैं रासायनिक बंध, और साथ ही साथ जो रासायनिक बंधों के ऊपर कुछ थ्योरीज दी गई हैं, कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रासायनिक बंध के बारे में जानने से पहले जो कि हमने जो तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसमें कुछ तत्वों को दर्शाने के लिए और उनको तत्वों को दर्शाएंगे, किस प्रकार दर्शाएंगे, इन सभी की चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हमने एक बात कही थी कि एक प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं हम, जो कि होता है लुईस प्रतीक चिन्ह, या फिर लुईस का अष्टक नियम की बात की थी हमने। तो लुईस का अष्टक नियम तो अभी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम लुईस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि लुईस ने उसके पहले कुछ जानकारी दी हुई थी क्या। तो उन्होंने लुईस के अष्टक नियम के पहले उन्होंने अपनी एक लुईस प्रतीक चिन्ह दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? लुईस प्रतीक चिन्ह। क्या दिया हुआ था? लुईस प्रतीक चिन्ह। तो ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में जानने से पहले सब आप जान लीजिए कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, यानी सॉरी कोई भी परमाणु जो होते हैं, परमाणु या फिर कह दीजिए जो तत्व होते हैं, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। ये बात तो आपको यह जानकारी मिल गई होगी। तो एक ही तरीके के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो जब वो परमाणु को, जैसे कि आपने ये लिया सोडियम परमाणु, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। ये क्या हो गया? सबसे पहले बता दूं कि ये सोडियम का एटम है, सोडियम एटम, जिसका प्रतीक चिन्ह है हमारे लिए Na। ये बात हुई। या फिर ले लीजिए अपन ने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ये। कुछ आपको अभी बता देता हूँ, ये कुछ प्रतीक चिन्ह हुए हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन के लिए O, ये हो गया आपका ऑक्सीजन।
चूंकि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर के जरिए ही खत्म किया हुआ था, इस वजह से उसमें जानकारी नहीं दे पाया था कि किस किस को क्या कुछ तत्वों के बारे में जानकारियाँ, जैसे कि आपको शुरू के 30 परमाणुओं में और 30 तत्व होते हैं शुरू के, वो आप बहुत ही आसानी से ये याद कर सकते हैं। तो क्यों ना हम आज इन्हें ही जाने की क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको आज में जो रसायन आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के 30 तत्वों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। आवर्त सारणी, तो सबसे पहले यहाँ पर तत्व का नाम, यहाँ पर आएगा तत्व का नाम, और अगली बारी आएगी यहाँ पर पे उनका, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह या फिर प्रतीक जिससे हम दर्शाएंगे, और यहाँ पर उनका परमाणु परमाणु क्रमांक। अभी इतनी ही जानकारी आप रखिए, क्योंकि जगह कम होने की वजह से मैं परमाणु द्रव्यमान में आपको बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहली बात आएगी कि जो सबसे पहला तत्व आवर्त सारणी का है वह हाइड्रोजन है। यहाँ पर हिंदी से लिखेंगे हम हाइड्रोजन। पहला तत्व है हाइड्रोजन, जिसको हम दर्शाते हैं H से। अब इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि इसको सबसे पहले बता दूं कि इसमें इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी मैंने पिछले चैप्टर में जो कि खत्म किया है, जो चैप्टर पिछला चैप्टर नंबर 2, उसमें जानकारी दे दी थी मैंने। तो जो परमाणु के जो ये है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाएगा, या फिर प्रोटॉन की, जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, या फिर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये बात है। अगली बार आएगी, अगला तत्व होता है हीलियम। हीलियम इसको दर्शाएंगे हम। इसमें हाइड्रोजन को H से क्यों दर्शाएं, क्योंकि वो H से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, H से स्टार्ट होता है। अब भैया हीलियम भी तो H से स्टार्ट होता है आप कहेंगे, तो इनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इस वजह से इसे हम HE से दर्शाएंगे। अगर इसे आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इस तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम। अब यहाँ पर आपने H से दर्शा दिया। अब ऐसे इसको तो दर्शा नहीं सकते, तो यहाँ पर आपने HE से दर्शा दिया। अब आपने इसे, तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2। इसके बाद बारी आएगी आपकी, तीसरा होता है लिथियम। मैं आपको इनकी ट्रिक भी बता दूंगा किसी एक दिन। तो ये हो जाएगा आपका लिथियम। लिथियम इसमें आपने देखे कि Li, इसको Li से प्रदर्शित करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। अगला होगा आपके लिए बेरेलियम। इसको दर्शाएंगे अब आप Ba से। ये हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक इसका 4। अगली बारी आएगी बोरॉन। इसको प्रदर्शित करेंगे हम B से। कहीं ना कहीं इनकी खोज में समय का अंतर रहा होगा, और इसकी खोज पहले हो गई होगी, और इसकी खोज बाद में। वही कारण रहा होगा जो कि बोरॉन को B से और बेरिलियम को Ba से प्रदर्शित कर रहे हैं हम। अगली बारी आएगी सबसे फेमस परमाणु कार्बन की। आपको मैं अभी से ही बताता हुआ चल जाऊँ कि जो कार्बन है वो आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कार्बन के बगैर आप जीवित नहीं रह सकते, जिसको आप C से दर्शाएंगे। और इसके अलग ही एक रसायन होता है, कार्बनिक रसायन, या फिर इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसको आप सबसे लास्ट में 11th में दिया हुआ, इसकी जानकारी मैं आपको एंडिंग टाइम पे दूंगा। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। इसके बाद बारी आएगी आपकी कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम दर्शाएंगे N से, और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 7। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन क्या होता है आपके लिए। अब आपको ये ऑक्सीजन के बारे में तो जानकारी देने की जरूरत नहीं है। बता दूं आपको कि ये नाइट्रोजन जो है, आप तो जानते ही होंगे कि नाइट्रोजन पर जो आपका क्या कहना चाहिए, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है, या फिर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, जो कि होती है 78%। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट है, जिसको O से दर्शाएंगे आप, और इसका परमाणु क्रमांक 8 है। तो और आपको बता दूं कि इसकी जो एटमॉस्फेयर में एबंडेंस है वो है 21%। अब अगली बारी आएगी, इसी वजह से बोल रहा था मैं कि थोड़ा जल्दी आप मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करके आपको बता सकूँ। तत्व का नाम है ये। देन आपने क्या पढ़ लिया, ऑक्सीजन तक पहुँच गए आप। ऑक्सीजन के बाद आती है बारी फ्लो, इस तरीके से लिखते हैं आप, हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फ्लूओरिन। इसे कई लोग फ्लोरिन ही डायरेक्ट बोल देते हैं, फ्लूओ ना बोल करके डायरेक्ट फ्लो बोल देते हैं, फ्लोरिन, लेकिन रियलिटी में इसे कहते हैं फ्लूओरिन। कुछ इस तरीके से इसको इंग्लिश में लिखेंगे, और इसे हम ऐप से प्रदर्शित करेंगे, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। अब अगली बारी आती है हीलियम के बाद नियॉन, इसमें फ्लोरिन के बाद नियॉन इसे हम दर्शाएंगे N से, हमने दर्शा चुके हैं नाइट्रोजन को, तो इसे हम Ne से दर्शाएंगे। इसका परमाणु क्रमांक 10 है। आपको बता दूं कि हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, जिनॉन हुआ, ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं। मैं समय के नज़ाकत को देखते हुए क्यों ना आज हम यहीं तक पढ़ें, और मैं किसी शॉर्ट वीडियो में आपको जो ट्रिक के साथ आपको पूरे 30 तत्व याद करा दूंगा, या हो सके तो आपको पूरे 118 तत्व पूरे याद करा दूंगा आपको। पर आपके लिए जो आपकी 11th क्लास है उसमें 30+ या 30, मिनिमम 30 तो आपको याद रहने ही चाहिए। और अब हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो बात आई, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लास्ट में हमने कहाँ रोक दिए, हमने रोक दिए नियॉन में। क्यों रोके, इसके पीछे मैंने एक रीज़न है इसके पीछे,
कि यह एक मैंने अभी बताया आपको कि नियॉन क्या है, एक अक्रिय गैस है, गैस है। अब आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि अब हम इसका जो संरचना बताना चाहें, जो इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार रहते हैं ये बताना चाहें, तो सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहते हैं ये बताऊं। तो आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और आपको जो कि मैंने बता दिया है कि सबसे पहले वो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वह 1s में जाएगा, सबसे पहले 1s में, तो ये 1s हो जाएगा। और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो कहीं ना कहीं यहीं पर पे आ जाएगा, तो अब अगले कोर्स की बात आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर 2s ले लें, 2p ले लें, या फिर 3s एंड 3p। मैं आज यहीं तक आपको थोड़ा भरना सिखाता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर अगली बारी तो यहाँ पर 2p के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, या 2s के लिए 2p में मैंने बताया नहीं, p में मैंने आपको बता चुका हूँ कि 3 कक्षक होते हैं, s में फिर एक आ जाएगा, और फिर यहाँ पर बात आ जाएगी जो आपके p की, तो वहाँ पर फिर से 3 हो जाएंगे। अगली बारी आती है हीलियम सेकेंड। तो हीलियम में बता चुका हूँ मैं कि उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो 2 होता है उसका परमाणु क्रमांक, तो कहीं ना कहीं उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, कुछ इस तरीके से 1 2 3। तो उन्हें सबसे पहले आपको 1s को पूर्ण पूरित करेंगे तभी आप 2s में जाएंगे, ये बात हम आपको बता दें। और ये भी बताते हुए चलूँ मैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में, जैसे ये एक अकेला कक्षक हो गया, ये अकेला कक्षक हो गया, ये अकेला कक्षक हो गया, ये अकेला कक्षक, मतलब अकेले किसी एक अकेले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। न्यूनतम तो आप देख सकते हैं यहाँ एक भी आ गया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब न्यूनतम 0 1 हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 2 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, आपको बताता हुआ चलूँ। अब इसी थ्योरी का यूज़ करते हुए हम अब लिथियम को भरेंगे। लिथियम सबसे पहले मैं जो उनकी जो यह स्टेट है इसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ये बताता हुआ चल जाऊँ कि जो मूल अवस्था है, तो मूल अवस्था है। अब एक्साइटेड स्टेट, ये बात इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले हम तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट को ही भरना सीखते हैं, अभी एक्साइटेड स्टेट की बात आगे करेंगे। तो जैसे आप लिथियम में 1s को, लिथियम इसका परमाणु क्रमांक था 1, इसका 2 और इसका 3 है। कितना है इसका? 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1s तो पूर्ण पूरित हो गया, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, अब वह काय में जाएगा? 2s में जाएगा। 2s में जाएगा कि 2p में? तो n+l रूल लगाएंगे आप, n+l रूल लगा करके ही आप इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब अगर आप हाइड्रोजन को भरने जाते हैं तो यहाँ पर 1, और जो कि n का मान यहाँ पर 1 है 1s के लिए, और s के लिए 1 s के लिए, और l का मान s के लिए आपको बता चुका हूँ मैं कि 0 होता है, तो यहाँ पर 1। तो सबसे पहले अब ये अगली बारी आप बात करेंगे सर जी 2s की भी तो बारे में बता दीजिए कि क्यों नहीं भरे। तो उसके लिए इसका मान तो आपको पहले ही बता दूं कि s के लिए तो 0 होता है, लेकिन जो ये n का मान है, ये n का मान इसे 2 कर देगा, और जैसे ही n के मान ने इसे 2 किया तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। किसकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आपको? तो 2s की। आप कहेंगे कि सर जी 2s की एनर्जी ज़्यादा है, तो 2s की एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा। फिर उसके बाद हीलियम में भी आपने देखे, हीलियम में पूर्ण पूरित हो गया। उसके बाद लिथियम, लिथियम में आया अब आप, तो लिथियम में आने के ठीक बाद आप बोलेंगे कि सर जी आपने तो 1s को तो पूर्ण पूरित कर लिया है, लेकिन अब बात कीजिए 2s। तो 2s के लिए 2s के लिए 1 प्लस तो n बराबर 2 हो जाएगा, ये n हो गया और ये l हो गया। s का मान, s के लिए l का मान होता है, आपको बता दिया हूँ कि 0, इसी वजह से इसका मान हो जाएगा 0। लेकिन जैसे ही आप 2p की बात करेंगे तो n का मान तो 2 आ जाएगा, लेकिन जब इसमें जोड़ने के लिए l का मान देखेंगे तो l का मान p के लिए कितना होता है? 1। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो कहाँ पहले भरे जाएंगे? जिसकी एनर्जी कम है तो इसमें पहले भरा जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले 2s में। अब बारी आई कुछ इसी तरीके से बेरिलियम, बेरिलियम में भरेंगे आप। तो अब आपको समझ तो आ गया होगा कि क्यों हम अब यहाँ पर 1s में ही भर रहे हैं, और 1s के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ जंप क्यों नहीं कर दिए हमने 2p में, क्योंकि हमें उससे पहले 2s को पहले पूर्ण पूरित करना होगा। बारी आएगी अब बोरॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 5। अब बात आई कि यहाँ पर आपका 1s भी पूर्ण पूरित हो गया, 2s भी पूर्ण पूरित हो गया है। यहाँ तक तो आपको थोड़ा बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, ये है, ये आसानी से समझ आ गया होगा। और यहाँ पर भी शायद भरने में आपको दिक्कत ना हो कि अगली जो क्वांटम संख्या है फिर अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, तो ये यहाँ भरा जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान देने में योग्य बात है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने अपवर्ड शो किया है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड शो किया, जबकि अगले ही कक्षक में फिर अपवर्ड शो कर दिया है। तो यहाँ पर इसके लिए बता देता हुआ चलूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चक्रण करते हैं। आपको बताया था मैंने, चक्रण क्वांटम संख्या में बताया हुआ है कि जो है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का आकर्षण प्रभाव पे जो एक दूसरे की एनर्जी को खत्म करने के लिए, जिससे कि परमाणु स्थायी बना रहे, उसके लिए एक दूसरे के विपरीत चक्रण करते हैं। उसी को शो करने के लिए हम एक दूसरे के विपरीत उन्हें शो करते हैं किसी भी परमाणु में। तो बोरॉन की तो आपने बात कर ली है। अब बारी आई आपके कार्बन की। तो कार्बन को शो करेंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग बात आ जाएगी कार्बन के पास। इसमें बात क्या है कि यहाँ पर तो आपने शुरू के 4 तो आप आसानी से कर लेंगे और 5वें को भी भर दिए, लेकिन 6वें को भरने जाएंगे तो आप कहेंगे कि भैया सर जी आपने तो जिस तरीके से पहले पूर्ण कर रहे हैं कक्षकों को, उसी तरीके से यहाँ पर शो करना चाहिए आपको। लेकिन आपको बताता हुआ चलूँ कि जो अब यहाँ पर पाउली के अपवर्जन सिद्धांत लग जाएगा कि जब तक कि कोई एक जो उपकोष है अर्धपूरित ना हो जाए तब तक हम जो उसके विपरीत वाले चक्रण के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे।
मतलब यहाँ पर हमें यहाँ भरना होगा। वैसे ही नाइट्रोजन के लिए यदि हम यहाँ पर बारी आई, कार्बन के लिए भरना देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे आपने प्लीज़ इसे रिपीट कर लीजिएगा, जगह कम है इस वजह से मैं यहीं कहीं नाइट्रोजन के बारे में बात कर दूँ। नाइट्रोजन तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अगली बारी आएगी अगर से आपके पास अब ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन में आपने देखा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 था, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 5वां ये आ गया, तो 6वां यहाँ आ गया, 7वां यहाँ पर। अब आएगी बारी ऑक्सीजन की। अब बारी आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की 8, 7 तो भरे हुए हैं, अब 8वां आप कहाँ भरेंगे? तो अब यहाँ पर जो कि अर्धपूरित हो चुका है आपका कक्षक, अर्धपूरित हो गया है, तो अब आप यहाँ पर उसका किसी भी कक्षक को पूरे तरीके से पूर्ण पूरित कर सकते हैं। जब तक कि उपकोष अर्धपूरित ना हो जाए तब तक कक्षक को पूर्ण पूरित नहीं किया जा सकता। ये है अभी हमारे पाउली के अनुसार का अपवर्जन सिद्धांत। अब बारी आएगी आपकी फ्लोरीन की। फ्लोरीन 9 यहाँ पर पे, और साथ ही साथ अब बारी आएगी आपके लिए फ्लोरीन 9 एंड देन नियॉन 10। नियॉन में आप देख रहे होंगे कि आपके जो पी कक्षा नंबर 2 n = 2 जो होती है वो पूरे तरीके से वहाँ पर कोई कक्षक ऐसा नहीं बचा है, ना कोई कक्षक ना सब ना उपकक्षा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जो कि उसमें कुछ भरा जा सके। पूर्ण पूरित हो चुका है। अब पूर्ण पूरित हो गया है तो यह उसी कारण से, जब यहाँ पर पूर्ण पूरित हो गया है तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा भर नहीं सकते, तो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ आ नहीं सकती, इस वजह से यहाँ ये स्थायी हो गया। तो अब यही स्थायीकरण के ऊपर जो लुईस सर ने अपने अष्टक नियम दिया था। अब अष्टक नियम दिया हुआ था, तो अष्टक नियम से पहले हम, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया था इसी अष्टक नियम के कारण कि जो है इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु जो है अपना बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्यों, कैसे, फिर से मैं आपको नियॉन की संरचना बना करके थोड़ा अच्छे तरीके से बना करके बता देता हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके से नियॉन में आपने कुछ इस तरीके से भरा हुआ था नियॉन, इसका जो कि परमाणु क्रमांक होता है 10, परमाणु क्रमांक 10 होता है। इसमें आपने 1s 2s एंड देन 2p कुछ इस तरीके से, एंड देन इस तरीके से इसे पूर्ण पूरित किया, फिर इसे पूर्ण पूरित किया। उसके बाद आप जब तक कि आप चाहे लिखते समय करें या कैसे भी करें, जिस समय भी आप क्यों ना अपने आप में पहले से ही वो आपको जानकारी हो कि पूर्ण पूरित है, लेकिन फिर भी आप पहले कक्षा को अर्धपूरित करिए। जब अर्धपूरित पूरे तरीके से हो जाए तभी जो उपकक्षा को अर्धपूरित कीजिए, उसके बाद ही कक्षा को पूर्ण पूरित करने की कोशिश करें, कुछ इस तरीके से। अब आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर एक भी आपको बताया हुआ है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी 1s एंड देन ये हो गई आपकी 2s, 1s नहीं 1 कक्षा नंबर 1 मतलब n = 1 एंड दिस इज n = 2। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा क्या है, n = 2। n = 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन परमाणु या तत्व होगा तो वह अपने बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित करने का प्रयास करेंगे। अब यही बात थी। अब ये क्यों करेंगे ऐसा, तो देख सकते हैं कि जो नियॉन है वह अब स्थायी हो चुका है, स्थायी हो गया है। इससे ना इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ किसी और को देगा तो आया यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसने, ये है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को उसने किसी और परमाणु को दे दिया। मान लीजिए आप एक, या फिर किसी दानी बन गया, मान लीजिए कि नहीं भैया मेरे पास तो इतना है कि सब कुछ है तो मैं दान दे देता हूँ, तो दान दे दिया मान लीजिए। तो यहाँ पर एक दान देने से क्या होगा कि ये कक्षक हो गया अपूरित, अर्धपूरित है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे दोबारा कुछ और चीज़ लेने की जरूरत पड़ जाएगी, इस वजह से यह दान नहीं देगा और एक स्थायी का कक्षक या फिर एक स्थायी परमाणु का निर्माण कर लिया दान देने के हिसाब से। अब अगर मान लो ग्रहण करने की कोशिश करेगा, तो ग्रहण करने के लिए इसके पास बाह्य कक्षक में, बाह्य कक्षा जो होती है, बाह्य कक्षा में कोई कक्षक खाली नहीं है जिसमें कि वह इलेक्ट्रॉन ले सके, इस वजह से यह एक स्थायी परमाणु बन चुका है। इसी के साथ अब बारी आती है कि इसी बात को जो बताया था, ये बात किसने बताया था, तो लुईस सर ने बताए थे, लुईस सर ने बताई थी ये बात। तो अब इसे अब क्या कहेंगे, तो लुईस सर का अष्टक नियम कहेंगे, कुछ ना कुछ तो नाम देंगे इसे। तो लुईस सर का अष्टक नियम है। मैंने जो पिछले चैप्टर में बताया था लुईस का अष्टक नियम, उससे थोड़ा यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो बंधन के लिए है वह यह है उनका कथन, जिसके जो मेन कथन अच्छे तरीके से एक हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों मैंने जो पिछले चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर दिया है, तो उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस अष्टक नियम दिया था, अब उन्होंने इसके साथ साथ एक प्रतीक चिन्ह दिया हुआ था। प्रतीक चिन्ह किस प्रकार, जैसे कि आप देखेंगे कि प्रतीक चिन्ह मैं आपको सिर्फ समझा देना चाह रहा हूँ, इसके भी जो थ्योरी है वह थ्योरी हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको ये भी पूछ लूँ कि आप कमेंट में यह बता दीजिए कि नोट्स मैं आपको जैसे ही वीडियो खत्म होता है वैसे ही दे दूँ, या फिर जैसे मैंने पिछला चैप्टर खत्म होते थे, चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स दिया था, चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स चाहिए या फिर अभी चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात आती है कि प्रतीक चिन्ह, ये तो हो गया आपके हाइड्रोजन का खुद का प्रतीक चिन्ह, लेकिन जो हाइड्रोजन में बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो
आपके लुईस सर हैं, तो उन्होंने बोले थे कि बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को शो करने के लिए एक तो बिंदु या फिर स्टार, इसका प्रयोग किया था उन्होंने। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं जिसको हम उसके एकदम ऊपर लिख दें। अब आप इसके आसपास कहीं भी लिख सकते हैं उसे, लेकिन हम यहाँ पर सुविधा के लिए ऊपर लिख दे रहे हैं। हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इस तरीके से। जो अब आई गई बारी की लिथियम, लिथियम में उसका परमाणु क्रमांक होता है 3, लेकिन आपने देखा कि जो शुरुआत के 2 हैं वह 1s में चले गए, और जो अंतिम तीसरा इलेक्ट्रॉन है वह 2s में आ गया था। मतलब 1s, मतलब 1s उसके लिए आंतरिक कक्षा बन गई थी और बाह्य कक्षा बन गई है। जैसे कि आप नियॉन में देख सकते हैं कि आंतरिक कक्षा है 1s और बाह्य कक्षा है 2s 2p। तो जो बाह्य कक्षा में यहाँ पे लिथियम में ओनली 2s में इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं लिथियम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा बाह्य कक्षा में। ये कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे। वैसे ही बारी आएगी बेरिलियम की, उसमें भी हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर 4। फिर आपको बता दूं कि जो आंतरिक कक्षा में 2 चले गए और बाह्य कक्षा में 2 बचेंगे। कैसे, किस तरीके से बच रहे हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले स्लाइड में दे चुका है। अगर से आपको समझ नहीं आ रहा तो पिछले स्लाइड को आप रिवर्स करके, वीडियो को रिवर्स करके पिछले स्लाइड देख लीजिए। बोरॉन, अब बोरॉन की बात आई तो बोरॉन की भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो 2p है, मतलब कहीं ना कहीं 2s और 2p, मतलब यहाँ पर कक्षा, तो यहाँ पे जो 2 है 2 कक्षा को दर्शा रहा है ना, तो कक्षा को अपन इस तरीके से दर्शा रहे हैं। तो बाह्य कक्षा में उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो बोरॉन को कुछ इस तरीके से। कार्बन 6, तो कार्बन 6 को कुछ इस तरीके से 4। अब कैसे 4 बचे इसके बारे में अब आप मत पूछिए, आप वीडियो को रिपीट कीजिए। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर तो आपको खुली छूट है। बारी आई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ऑक्सीजन में 8, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाने होंगे आपको बाहर, कुछ इस तरीके से। फिर फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाने होंगे आपको, 5। और नियॉन में, नियॉन को मैं यहाँ पर दर्शा करके बता देता हूँ 10, जिसमें आपको नियॉन के इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है। कुछ इस तरीके से नियॉन को दर्शाया जाएगा। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे दर्शा दिया है किस प्रकार लुईस प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं हम। आपको यदि समझ आया है तो बताइए, नहीं आया है तो फिर बताइए, या फिर मैं आपको एक बार पुनः बता दूँ ऐसे ही कि जैसे ही बाह्य कक्षक में आप देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक बिंदु से दर्शाए, या फिर इसे ही हम कुछ एच स्टार करके भी दर्शा सकते थे। इसे ही अब अगली बारी एक यानी बिंदु या स्टार से दर्शाते हैं हम, बता दिया था। हीलियम में 2 बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुछ इस तरीके से 2 बिंदु या फिर 2 स्टार से दर्शाएंगे। अब आप इसी तरीके से लिथियम में आंतरिक कक्षा में 2 और बाह्य कक्षा में 1, इस वजह से एक ही बिंदु का प्रयोग किया गया है। कुछ इसी तरीके से हमने दर्शाया है। तो यहाँ दर्शाने के साथ ही आपको जो कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि स्थायी कक्षक तो है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात आएगी। यहाँ पर बता दूँ आपको कि यह एक एंड यह दूसरा, ये 2 जिन पर मैंने गोला लगाया हुआ है, ये 2 एक स्थायी एवं अक्रिय गैसें हैं जो कि दूसरे से क्रिया नहीं करती। इसका कारण है कि इनकी बाह्यतम कोश पूर्णपूरित होती है। अब बारी आती है आपके जो अगला तत्व लिथियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये अस्थायी है। अब अस्थायी है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्रिया करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल डालेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर या फिर दूसरों की ओर खुद आकर्षित होंगे, या फिर दूसरे परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। वो परमाणु एक तो अपने ही जैसे जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बन हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं आपस में। जो फ्लोरीन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, लिथियम फ्लोरीन हो सकता है, लिथियम ब्रोमो, ये हो सकता है, कोई भी आपस में, कोई भी। बस बात आएगी कि ये जो 2 हैं ये आपस में भी क्रिया नहीं करेंगे, और ना ही आपने जैसे कि He2 हीलियम 2 कोई अणु पढ़ा नहीं होगा, Na2 कोई नहीं पढ़ा होगा, या फिर HEF नहीं पढ़ा होगा, यानी कुछ भी कह दें लेकिन नहीं पढ़ा होगा आपने। तो इन्हीं जो आकर्षण बल हैं, आकर्षण बलों को ही हम कहते हैं रासायनिक आबंध। तो मैं आपको ये रासायनिक आबंध क्यों बनते हैं ये बता चुका है मैंने, क्योंकि यह अपने बता दूं आपको, बता चुका है, सोच रहा था लेकिन नहीं बताया। तो वह बात यह है कि जो ये बाह्य कक्षक है, बाह्य कक्षक में एक तो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर या फिर ग्रहण कर अपने जो अष्टक को पूर्ण करना चाहेंगे, या फिर अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण पूरित करना चाहेंगे, जिससे कि यह भी स्थायी हो जाए। इसी कारण की वजह से वो एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। इन्हीं आकर्षण बल को हम कहते हैं तो रासायनिक आबंध, इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि आप बता चुका है कि जो ये कहीं ना कहीं आकर्षण बल है, क्या है ये आकर्षण, सॉरी यहाँ पर लिखने में सही थोड़ी दिक्कत जा रही है। आकर्षण बल, तो जो ये आकर्षण बल होता है, एक यह आकर्षण बल एक तो समान परमाणुओं के बीच, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हुआ, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हुआ, या फिर हो जाए नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ईटीसी कुछ इस तरीके से, या फिर अन्य परमाणु जैसे अलग अलग परमाणु जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन हुआ, या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन हुआ, कुछ इस तरीके से अन्य परमाणुओं के साथ आपस में बंधे होते हैं। या फिर HCl हो गया,
या फिर आपके लिए उदाहरण के लिए अब आपको एक और उदाहरण दे दूँ कि HNO2 हो गया, जहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आप 3 तरीके के बंद देख रहे होंगे। एक तो ये कुछ ये मतलब डंडे के रूप में, कुछ यहाँ पर भी डंडा हो गया, या फिर ये जो आयन के रूप में, या फिर यह एक तीर के रूप में। तो ये बंद यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से क्यों दर्शाया सर? आप इसके पीछे कोई रीजन बताइए, कुछ इसका कारण बताइए। तो जो ये आकर्षण बल है या फिर जो रासायनिक आबंध है, ये इनके प्रकार हैं, जो दर्शाए गए हैं, तो ये दर्शाए गए हैं, तो ये इनके प्रकार हैं। तो प्रकार कौन कौन से होते हैं सर जी? प्रकार होते हैं आपके 3। कौन कौन से प्रकार? सबसे पहला होता है सह संयोजी बंध, या फिर विद्युत संयोजी बंध। सबसे पहले आप ले लीजिए विद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा होता है सह संयोजी बंध, और तीसरा होता है आपका उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध। अब इन्हीं की जो ये विद्युत आकर्षण बल है, इसी के से एक और बंध उत्पन्न होता है जिसे हम कहेंगे धात्विक बंध। क्या कहेंगे हम? धात्विक बंध। तो जो ये विद्युत आकर्षण बंध होता है या फिर विद्युत संयोजी बंध होता है, तो विद्युत संयोजी बंध हम विभिन्न परमाणु के बीच जिनके मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पिछले जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें थोड़ी सी व्याख्या करके बताया हुआ हूँ। वह व्याख्या आपको समझ आई होगी तो ठीक है, नहीं आई होगी तो एक तो इस चैप्टर में शायद आगे आने वाला है, और नहीं आएगा तो मैं इस चैप्टर के एंडिंग के बाद या फिर बीच में ही किसी एक दिन शॉर्ट में बता दूंगा आपको। तो शॉर्ट वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी कि क्या होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, जो हेलोजन परिवार होता है, आपको बता दूं मैं आपको यहीं पर कि जो हेलोजन परिवार होता है, जैसे कि हेलोजन परिवार में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो एस्टाटीन ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व, ये जो इसे कहते हैं हम हेलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप 11th एंड देन 12th के खत्म होने के बाद पूरे पीरियोडिक टेबल में हर तत्व की जानकारी, स्पेशल जानकारी कि कौन सा तत्व का क्या क्या रासायनिक गुण होता है, क्या क्या फिजिकल गुण होता है, इन सभी के बारे में एक स्पेशल वीडियो, एक स्पेशल सेशन दिया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई। और जो इसे कहते हैं हम अर्थ मेटल ग्रुप कहते हैं इसे। और इनकी जो क्या कहना चाहिए हमें दिमाग, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वेरी हाई। एंड देन अपन दूसरी बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो, बहुत ज़्यादा लो होती है। तो ये जो डिफरेंस है, इसी कारण से जो इलेक्ट्रॉन है, अब डिफरेंस हुआ तो इन दोनों के मध्य, जैसे कि बता दूं यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोजन और क्लोरीन लेते हैं उदाहरण के लिए। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है और जो है आपके जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो पिछले चैप्टर में बता चुका है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से जो साझा किया गया जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। बता दूं मैं आपको कि जो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, और 11 इसके बाह्य कोश में होता है एक ही इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को हमने दर्शा दिए किसके थ्रू? तो लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू दर्शा दिए। और इसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से, और ये जिसमें से ये बंधित होते हैं एक दूसरे तरीके से, मतलब ये 1s का हो गया, ये 2px का हो गया, 2py का हो गया, मतलब कहीं ना कहीं बंधित होते हैं। और यह एक अकेला खुला होता है, खुले सांड की तरह। तो ये खुला सांड दूसरे के ऊपर अटैक ही करेगा, तो इसे अटैक को ही एक आबंध के द्वारा दर्शाया जाता है। जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है, यह सोडियम का इलेक्ट्रॉन जंप करके क्लोरीन की ओर चला जाता है। नॉर्मली होना तो यह चाहिए कि जो बंद इन दोनों के मध्य एक ही बंद बनेगा, तो यहाँ पर नॉर्मली एक इस तरीके से बंद बनना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दोनों साझा कर रहे हैं, तो नॉर्मली इनके मध्य इस तरीके से रहना चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉनों को। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो है यहाँ बंध जो है कुछ इस तरीके से क्लोरीन के पास चला जाता है। और क्लोरीन के पास जाने से क्या आ जाएगा कि इसके जो बाह्य कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो जो 3s में होते हैं इलेक्ट्रॉन, 3s में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, अब 3s में से इलेक्ट्रॉन हट चुका है, तो इसका बाह्यतम कोश कहीं ना कहीं अपन अगर मानना चाहे तो मानेंगे कि जो 2s एंड 2p है वही बनेगा, तो अब वो तो पूर्ण हो जाएगा। इस वजह से यह भी एक स्थायी तत्व बन जाएगा, नहीं स्थायित्व को ग्रहण कर लेगा। और साथ ही साथ जो क्लोरीन है, क्लोरीन का भी जो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह भी स्थायी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है और इलेक्ट्रॉन इसके पास से जा चुका है, इस वजह से यहाँ पर प्लस, और आ चुका है इस वजह से माइनस। इसी वजह से इन दोनों के मध्य जो बंध बनेगा आयनिक बंध बन जाएगा। यही आयन बंध जो है एक विद्युत आकर्षण बल को, जो आपको बता दूं कि जो विद्युत का आकर्षण बल जो है प्लस और माइनस के मध्य ही होता है, नॉर्मली ही आप सुनते होंगे कहीं भी। तो यही कारण होता है, बता दूं आपको। तो यहीं पर तो ये विद्युत के तरीके से दिखाई दे रहा है, तो विद्युतीय बंध के तरीके से दिख रहा है, और यह एक आकर्षण बल है या फिर आबंध है। इसी वजह से इसे कहेंगे विद्युत संयोजी बंध। अब ये तो बात हुई आपके विद्युत संयोजी बंध की। यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो
वैसे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। अब बारी आएगी आपके सहसंयोजी बंध की। तो सहसंयोजी बंध उन परमाणु के मध्य बनता है जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान, एक तो प्रॉपर ही समान होगी, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में समान परमाणु है, समान परमाणु है तो उनके मध्य तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उनकी सेम ही होगी। या फिर जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन, इनकी भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने अपने इंस्टाग्राम में की जो आईडी है LR Chemistry 45 उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट है उससे या फिर ग्राफ है उसे मैंने अपलोड किया हुआ है। तो उसे देखेंगे आप तो आपको कार्बन के ठीक साइड में हाइड्रोजन दिखाई देगा, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। तो इस वजह से यहाँ एक दूसरे से कुछ इस तरीके से जुड़े रहेंगे, जिसमें कि जो इन दोनों के मध्य जो एक एक इलेक्ट्रॉन का, या फिर जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन को के पास होते हैं बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको दर्शाया हुआ था मैंने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर दर्शा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो 7 हो जाएगा, और दूसरा अब फिर भी बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं, फिर से हमें एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड से जोड़ा हुआ था ऑक्सीजन ऑक्सीजन को। तो कुछ इस तरीके से जो अष्टक को पूर्ण करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इस वजह से यहाँ पर पे डबल बॉन्ड का, जिसमें प्रत्येक के पास जो है प्रत्येक बंध में ये 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं वह दोनों के परमाणुओं के मध्य स्थित होंगे। या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के मध्य होंगे, किसी एक की तरफ ना जाकर के दोनों के मध्य होंगे। या फिर कार्बन हाइड्रोजन में कुछ इस तरीके से मैंने 4 दर्शाया हुआ था। तो इसके पीछे भी आपने देखा कि पिछले जो स्लाइड है, पिछली स्लाइड में मैंने इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन दर्शाए थे। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए उसे और 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। इस वजह से वह हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना साझा कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वह एक ही इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वह बीच में ही रहेंगे। अष्टक पूर्ण करने के लिए बंध बनाए जाते हैं। और अष्टक पूर्ण करने के लिए अगर से मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहा, तो जो है इलेक्ट्रॉन है किसी एक की तरफ चले जाएंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं रहा ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रहेंगे। अब उपसह संयोजी बंध, मैं उपसह संयोजी बंध आपको कल समझाऊंगा, या फिर आने वाले अगले वीडियो में समझा दूंगा। जो टाइम है वह काफ़ी ज़्यादा ले चुका है यह वीडियो, इस वजह से मैं आज नहीं बता पाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कहाँ पर मैंने गलती की है, और यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उससे भी कमेंट कीजिए। और आपसे मैं यह पूछना चाहूँगा कि मैंने जो आज मेरी एनर्जी लेवल या फिर जो मेरे बोलने का तरीका जो आज बोला वो वैसा आपको पसंद आता है, या फिर जो मैं पहले बोलता था कुछ उस तरीके से आपको कैसा पसंद आता है वह बताइए। तो इसी के साथ दोस्तों आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।